हमें क्या शुरू करना है? दो चर। आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है तो आपको बहुपद चैप्टर में ही मैंने बताया था, जिस बहुपद का उच्चतम घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण बताया था। लेकिन आज भी वो है, लेकिन इसमें क्या है, एक शब्द बढ़ गया। क्या? दो चर वाला। क्या? दो चर वाला, यानी एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितना हो? दो हो। कितना हो? चरों की संख्या जो हो वह दो हो, उसको हम क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक। ठीक है, और समीकरण। समीकरण का क्या तात्पर्य है? आपको तराजू पता होगा, तराजू तुला देखे हैं, उसमें देखते होइएगा कि तराजू में दो पलड़ा होता है, एक बाएं साइड और एक दाएं साइड। बीच में कुंडी लगा होता है, जिसको जब हम उठाते हैं तो दोनों तरफ से क्या होता है, जिधर वजन ज्यादा होता है उधर की तरफ क्या होता है, वो झुक जाता है ना। जब दोनों का वजन समान होता है तो तराजू का वो जो डंडी होती है बराबर में रहता है ना। उसी तरीके से यहाँ समीकरण का भी मतलब है, अगर बहुपद जो है, बहुपद उसका बराबर कोई और चीज हो, कुछ भी हो, बराबर में कुछ है, तो वह क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं। हमारे पास x² माइनस 4x प्लस का 4, ये क्या है? तो ये जो है बहुपद है। ये क्या है? क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें पदों की संख्या तो 3 है, 1 2 3, और तीनों पद बहुपद है ना। क्यों? क्योंकि इसमें चर का घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है, इसमें भी चर का घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है। इसमें अचर है, अचर के साथ चर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सारे अचर जो होते हैं वह जीरो घात वाले बहुपद होते हैं, बताया था। इसलिए यह क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर इसके बराबर में हम कुछ लिख दें, इसके बराबर में कुछ भी हो, तो अब ये क्या बन गया? यह जो है ये एक तराजू बन गया, और यहाँ पर उसका मापक जो डंडी होता है सो आ गया, और दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दो पक्ष हो गए, दो हिस्सा हो गया। एक बराबर के बाएं तरफ है और एक बराबर के दाएं तरफ है, दोनों बराबर है। ये वाला जो बहुपद है यह शून्य के बराबर है, इसलिए ये क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। लेकिन हमें ऐसा समीकरण नहीं देखना है। कैसा देखना है? दो चर वाला। कैसा? दो चर वाला। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? ये एक रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इस बहुपद में या इस समीकरण में चर का जो उच्चतम घात है वह कितना है? एक है। एक है, x का भी घात एक है, y का भी घात एक है, इसलिए क्या बन गया? रैखिक समीकरण। लेकिन इस रैखिक समीकरण में चर कितने तरीके के हैं? दो है, एक x है और एक y है, इसलिए क्या बन गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। क्लियर है? अब आप लिखोगे दो चर वाला रैखिक समीकरण।
जिस समीकरण का उच्चतम घात एक हो और जिस समीकरण का उच्चतम घात एक हो और चरों की संख्या दो हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं। रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। अनंत हल जो रैखिक समीकरण होंगे उनके हलों की संख्या कितना होगा? अनंत। अनंत समझ रहे? इनफाइनाइट, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए, अब यहां पर हमें इस समीकरण को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। हल करने का तात्पर्य क्या है कि हमें x का और y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर x और y का मान क्या होगा? हम कौन सा ऐसा मान रखे x के जगह पे और y के जगह पे, इसका हल क्या हो जाए? 10। क्या हो जाए? 10। समझ रहे बात को? हमें यहां पर अगर कोई बोले आपको कि इस समीकरण को आप हल करो, तो हल करने से मतलब ये होता है कि यहां पर हमें x का क्या मान रखा जाए और y का क्या मान हम रखे कि इसको हम हल जब करें जोड़े तो कितना आ जाए? 10। ठीक, तो यहां पर अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे और y के जगह पे 9, तो ये क्या आ जाएगा? 10। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अगर किसी का इच्छा होगा कि नहीं भाई x के जगह पे 2 रखो, तो y के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? आएगा। किसी का इच्छा होगा नहीं नहीं हम तो 3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? आएगा। किसी का इच्छा होगा नहीं हम तो x का मान 4 रखेंगे, तो क्या दिक्कत है? x का मान 4 रखो, y का मान 6 रखो। आएगा ना 10। किसी का इच्छा होगा नहीं नहीं हम तो 5 रखेंगे, तो y का मान भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर किसी का इच्छा होगा नहीं हम x का मान 6 रखेंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा? 4। किसी का इच्छा होगा नहीं हम x का मान 7 रखेंगे, तो y का मान 3 रखना पड़ेगा। किसी का इच्छा होगा नहीं हम x का मान 8 रखेंगे, तो y का मान 2 हो जाएगा। किसी का इच्छा होगा नहीं हम तो x का मान 9 रखेंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा? 1। किसी का मान होगा नहीं हम तो x का मान 10 रखेंगे, तो y का मान कितना होगा? 0। किसी का मान होगा नहीं हम x का मान तो 11 रखेंगे, तो y का मान कितना होगा? -1। 11 से अगर -1 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ना। किसी का मान होगा नहीं हम 12 रखें, तो y का मान कितना होगा? -2 हो जाएगा। 13 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। यानी इसके हल कितने हो जाएंगे?
अनंत। कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। समझ गए? इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। कितना हल होता है? अनंत। क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ बात पढ़ें। और एक तो इस समीकरण को हल करने का ये तरीका हुआ, एक ये तरीका हुआ, दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे भी दर्शा सकते हैं। ठीक, इसको मिटा दे। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होगा वह कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। कैसा होगा? सरल रेखा में होगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ, रैखिक दो चर वाले रैखिक, कितने चर वाले? दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, हमने एक ग्राफ खींचा। अब आपको ग्राफ के बारे में भी पता होना चाहिए। ग्राफ जो होता है, ग्राफ में दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष। ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं। एक जो है आप देख रहे हो, ऐसे दिखने से ये क्या लग रहा है, प्लस का साइन है ना, जबकि ये प्लस का साइन है नहीं। इसमें क्या है कि एक जो अक्ष है, जो बड़ी लाइन है, जो गिरी हुई रेखा है, उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और जो खड़ी लाइन है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एक और नाम है, क्या? इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है? ग्राफ में कितने अक्ष? दो अक्ष। एक खड़ी लाइन है और एक पड़ी लाइन है। पड़ी लाइन को यानी गिरी हुई लाइन को हम भुज बोलते हैं, यानी एक्स अक्ष कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक जो खड़ी लाइन है उसको हम कोटि कहते हैं, या वाई अक्ष कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब देखिए, दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, लंबवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंबवत, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। कितने का कोण? 90 डिग्री का कोण। दूसरी बात, ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हो, ये उसी तराजू का, मैंने कहा था जो कील होता है, जो रस्सी होता है बंधा हुआ, डंडा होता है, उसके बीच का हिस्सा है। अब क्या है, इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ, दाएं साइड में जो मान आएगा वह धनात्मक आएगा। कैसा मान होगा? धनात्मक। और बाएं साइड का जो होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? और ऊपर वाला
जो इस मूल बिंदु से जो अपर साइड में है, जो ऊपर की तरफ है, वो भी धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और नीचे की तरफ जो होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ग्राफ का इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, यानी ये वाला जो लाइन है यह x के मान को दर्शाता है और ये वाला लाइन y के मान को दर्शाता है। ठीक है, x अक्ष x के मान को दर्शाएगा, y अक्ष y के मान को दर्शाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, x है और इधर हम x डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे इस अक्ष का नाम x अक्ष है, लेकिन मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो है वहां पर हम x से दर्शाते हैं और बाएं तरफ वाले सिरे को x डैश, यानी इधर ऋणात्मक संख्या लिखना है और इधर धनात्मक लिखना है। ऊपर y और नीचे y डैश, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक संख्या दर्शाना है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें हमें ये समझना है कि हमारे पास एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10। तो हमने x का मान 1 रखा था तो y का मान कितना आया था? 9। x का मान 2 रखा था तो y का मान कितना आया था? 8। x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया था? 7। यह था। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या रेखा है, इस पे हम संख्या को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये संख्या रेखा है। इस पे कितनी संख्या होगी? अनंत संख्या होगी। ठीक है, बाएं तरफ -1 -2 -3 3 4 5, ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब देखिए, जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है? 9 है। अब हम x वाले लाइन पे x जो अक्ष है इसमें खोजेंगे 1 कहां है। तो आपको दिख रहा है ना, 1 यहां दिख रहा है और y का मान कितना है? 9। तो इसी के सामने y अक्ष पे 9 कहां लिखा हुआ है, तो खोजेंगे तो हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहां मिल रहा है? ऊपर में, इसके सामने यहां। तो यहां ऐसे एक डॉट करके यहां लिखेंगे 1 और 9। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या है, x अक्ष पे 2 है तो y अक्ष पे कितना होना चाहिए? 8। अब इसमें x अक्ष पे 2 कहां है? यहाँ है। और 8 कहां है? इसके जस्ट सामने सामने ये करते आएंगे तो कहां मिल गया? यहाँ मिल गया, है ना? यही ना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 और 8। फिर x वाले पे 3 कहां है? 3 यहाँ है। इसके सामने हम आगे आएंगे तो y पे 7 कहां है? यहाँ पर, है ना? तो यहाँ मिल गया 3 और 7। हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस तीनों बिंदु को एक सिरे पर रखकर मिला देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक कैसा रेखा है, ये एक कैसी रेखा है? सरल रेखा है ना। ये ग्राफ जो आपने खींचा, ये जो लाइन खींचा, ये क्या है? एक सरल रेखा है, एक सीधी सी रेखा है। और सरल रेखा में कितने बिंदु होती है? अनंत बिंदु होती है। इसलिए इसके कितने हल होंगे? अनंत होंगे। कितने हल होंगे? अनंत होंगे। यानी ये बिंदु जहां पे मिल रहा है उसके सामने जहां मिलेगा वो हमारा हल होगा। देख रहे हैं, ये 4 के सामने आ रहा है, 6 के सामने आ रहा है। 4 और 6 हल है या नहीं? है ना? 3 और 7 हल नहीं था। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 7 ही आएगा ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो घर से करके लाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऊपर साइड प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो ध्यान से देखिए। निम्न
समीकरणों का हल करें। ठीक है, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसको हल करके लाना है। पहला, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 5x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस 2y प्लस cos 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस y इक्वल टू 10। इन सारे क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से भी हल करना है और ये बीजीय विधि जो है इसका भी उपयोग करके आपको हल करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। किसी को कोई समस्या है? नहीं, चलिए अब घर से मैं उम्मीद करता हूँ बना कर लाइएगा। ठीक है, थैंक यू। हम क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अगला एक और शब्द है युग्म। क्या है? युग्म। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। युग्म का तात्पर्य क्या होता है? जोड़ा। यानी कि जिस रैखिक समीकरण में चरों की संख्या 2 और रैखिक समीकरणों की संख्या भी 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। लिख देते हैं, जिस समीकरण का उच्चतम घात 1 और चरों की संख्या 2 एवं समीकरणों की संख्या 2 हो, जिस समीकरण का उच्चतम घात 1 और चरों की संख्या 2 एवं समीकरणों की संख्या 2 हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। हो गया? जिन समीकरणों का उच्चतम घात 1, चरों की संख्या 2 और क्या समीकरणों की संख्या भी 2। लेकिन एक खासियत है, दो समीकरण है, दोनों समीकरण के बीच में कुछ संबंध होगा। कुछ क्या होगा? संबंध। और वो संबंध क्या होगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप क्लास 9वीं में पढ़े होइएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़े होइएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण था, लेकिन उसमें एक शब्द युग्म नहीं था क्योंकि वो समीकरण अकेला था। ठीक है, और उसका व्यापक रूप क्या था? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। लेकिन यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो दोनों समीकरण के बीच में कुछ रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा। उसी के आधार पे उसके हलों की संख्या भी बताई जाएगी कि इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। एक होंगे, अनंत हल होंगे या हल नहीं होंगे। ठीक है,
चलिए इतना बात पहले नोट। अब हम पता करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। अब हम लिखते हैं यहां पर दो चर वाले रैखिक, आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिएगा फिर बाद में लिखते हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। नंबर ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 1 2 देखकर आप ये मत समझिएगा कि पता नहीं क्या बता दिए। ठीक है, पहले से ही आपको पता था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह जो होता है यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। पता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास कितने समीकरण हैं? दो है, तभी नहीं ये युग्म बना। दो समीकरण है तो इसलिए 1 ये दर्शा रहा है कि ये पहला समीकरण है और 2 ये दर्शा रहा है कि ये क्या है? दूसरा समीकरण। और दोनों के दोनों कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। इसीलिए इस दोनों को इकट्ठा, दोनों एक जोड़ा हो गया, एक पेयर बन गया, इसलिए इसका नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर है? 1 क्या दर्शा रहा है? पहला समीकरण है। 2 क्या दर्शा रहा है? दूसरा समीकरण है। अब दोनों समीकरण में क्या संबंध है? आपको एक बात यहां मैं नोट में लिख दूं। नोट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एवं इसके अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं। एकदम दिमाग में आपको सेटअप रखना है 9वीं क्लास का, लेकिन 10वीं के लिए पहले ये बात भी जानना जरूरी है। ठीक है? कितने हल होते हैं? कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अब इस दोनों समीकरण में कुछ संबंध स्थापित है। क्या? आपको मैंने एक चीज और समझाया था पिछले क्लास में कि गुणांक क्या होता है। गुणांक याद है? गुणांक क्या होता है? किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में चर के साथ जिस अचर से गुना होता है या किसी भी संख्या में जिस दूसरी संख्या से गुना होता है, उस दूसरी संख्या को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो यहां भी गुणांक हमें समझना है। x का गुणांक क्या है? a1 है। y का गुणांक क्या है? b1 है। और यह क्या है? अचर 1 है। यह क्या है? x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और ये क्या है? अचर 1 है। आप ये भी समझ लीजिए, आपको मैंने पीछे की क्लास में बताया था कि ABCD के जो अक्षर हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, वह सारे क्या है? चर हैं। बताया था ना? तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर x भी चर है और ये भी क्या है? चर है। जी नहीं, यहाँ पर x और y चर है और a b c यह जो है इसको हम एरिवेटरी वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिवेटरी वेरिएबल, यानी केवल दिखने वाला है, वास्तव में वो चर नहीं है। वो दिख रहा है क्योंकि बेसिकली हमने जाना
कि अल्फाबेट्स जो होते हैं उसको चर मान लिया जाता है। तो ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, यह कोई संख्या नहीं है, इसलिए चर है। लेकिन वास्तव में इस समीकरण में ए बी सी यह चर नहीं है, तो क्या है? यह अचर है। यह क्या है? अचर है। इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूं, ए बी सी अचर है। अचर है, एक्स और वाई चर है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि x के जगह पे तो x ही रहेगा, x के जगह पे x ही रहेगा, y के जगह पे y ही रहेगा, a b c के जगह पे कोई संख्या रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? a b c के जगह पे क्या रखेंगे? कोई ना कोई संख्या रखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या? 5x प्लस 4 या 1y इक्वल टू 7, या प्लस का 7 लिख लीजिए इक्वल टू 0। 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपने क्या समझा? आप देख रहे हो यहाँ पे ए की जगह पे हमने क्या लिखा? 5 लिखा ना। ए की जगह पे क्या लिखा है? 5। बी की जगह पे क्या लिखा है? कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? 1 है। बताया था अगर गुणांक में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। और सी के जगह पे हमने क्या लिख रखा है? 7। इसी तरह इस समीकरण में a2 की जगह पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। b2 की जगह पे क्या लिखा है? माइनस का 1 और c2 की जगह पे 7। यानी ये सारे a b c क्या थे? अचर थे। a b c क्या थे? अचर थे। वह केवल यहाँ दिख रहा था चल, लेकिन था नहीं, था नहीं। ठीक है, अब देखिए, रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? इसको मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं? मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं समीकरण। यहां पे मैं लिख देता हूं हेलो स्थिति। क्या लिखता हूं यहाँ पे? स्थिति। यहाँ पर फलों की संख्या, फलों की संख्या। यहाँ मैं लिखते रहा हूं ग्राफीय। ठीक है, समीकरण तो हमारा हर स्थिति में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू क्या है? 0। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, सब में समीकरण ऐसा ही रहेगा, रहेगा ना? ध्यान दीजिए, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या स्थिति है? स्थिति नंबर 1 कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा कोई स्थिति होगा तो अद्वितीय हल होगा। जाइएगा आराम से, अद्वितीय हल होगा मतलब कि एक और केवल एक और केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय मतलब जिसका कोई जोड़ा नहीं हो। क्या नहीं हो? जोड़ा नहीं हो, दूसरा कोई हल नहीं हो। अगर ऐसी स्थिति आएगी
उस समीकरण युग्म का केवल एक ही ऐसा हल होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट। क्लियर है? ग्राफीय विधि के लिए इसका ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ये समझाएंगे कि प्रतिच्छेदी कैसा होता है। ओके, एक स्थिति समझ में आ गया। दूसरा स्थिति समझ, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ऐसा होगा मतलब तीनों स्थिति A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये सारे बराबर होंगे तो इसके जो हल होंगे अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। और इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा? समपाती। कैसा होगा? अनंत का मतलब क्या होता है भाई मेरे? अनेक। क्या होता है? अनेक। अनेक हल होंगे। अद्वितीय का मतलब एक, इसलिए हमने लिखा एक और केवल एक के ऐसा हल निकलेगा। अनंत का मतलब अनेक। अगला ग्राफ कैसा बनेगा? समपाती। और समपाती का तात्पर्य होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। ठीक, स्थिति संख्या 3। समीकरण यही है, समीकरण नहीं। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नॉट इक्वल टू, पहला दोनों बराबर है लेकिन दूसरा दोनों बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। कोई हल। और ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर। कैसा बनेगा? ठीक है, ग्राफ कैसा? एक बार और बताइएगा। मैं आपको क्या कर दे रहा हूं, तीनों का एक एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, उदाहरण, फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया। फिलहाल अभी उम्मीद करना मेरे ये पीएचडी होगी, है ना। देखिए यहां पर हमने एक समीकरण लिखा 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। क्या लिखा? 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। और एक दूसरा समीकरण लिखा 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। हो गया तो समीकरण, है ना। इसको क्या कहेंगे हम? समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक, अब पता करना है कि भाई इसको जब हम हल करेंगे, अभी हल नहीं करना सीख रहे, हम केवल ये जान रहे हैं कि इसके हल करने पे हमारा जो मान आएगा x और y का वो कितने आएंगे। तो हमें क्या करना है? ऐसा हल ढूंढना है, ऐसा हल ढूंढना है जो दोनों समीकरण में रखे तो दोनों का दोनों क्या हो जाए? प्रूफ हो जाए, दोनों का दोनों हमारा हल हो जाए। तो कितने ऐसे हल निकलेंगे? तो सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे? A1, इसको क्या कहेंगे? A2। तो क्या लिखेंगे? A1 की जगह पे क्या लिखा है? 5, B1 की जगह पे क्या लिखा है? 3, C1 की जगह पे क्या लिखा है? बताया ना कि A1 है, A2 है, ये C, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। और A2 कितना है? A2 की जगह पे क्या लिखा है? 2 लिखा है ना भाई। B2 की जगह पे 4 और C2 की जगह पे 8। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है ना। यानी कि ये दूसरा समीकरण का लिखा हुआ है और ये पहले वाले समीकरण का लिखा हुआ है। क्लियर है? अब क्या है कि हम लिखते हैं 5/2 बराबर 3/4 बराबर 6/8। कहीं से कोई कटने वाला? ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, हाँ ये कटेगा 3/4। तो 5/2 बराबर 3/4 बराबर 3/4। आगे ना आया ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? बराबर है। तो इस मान को थोड़ा चेंज कर दें, 9 कर देते हैं। एक एक करके समझाना है ना। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, ये कटेगा ही नहीं, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ गया? 2/3। अब देखो
ये इसके बराबर है? नहीं है। ये इसके बराबर है? नहीं। यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है क्या? तीनों के तीनों बराबर? अरे तीनों के तीनों बराबर नहीं है। अतः इसके एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल। इसको जब हम हल करेंगे ना, इसके क्या हल निकलेगा? एक हल। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? जब हम इसको ऐसे लिख करके चेक करना होगा, इस तरह से चेक करेंगे तो अगर बराबर नहीं होगा तो उसके कितने हल निकलेंगे? हल कैसे निकाला जाएगा वो बाद में सीखेंगे। अभी हम केवल इतना पता कर रहे हैं कि भाई हल करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा, हल जो आएगा वह कितना आएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। समीकरण चेंज कर लेते हैं। समीकरण क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। यहां पे हमने क्या कर दिया? दूसरा समीकरण लेते हैं। यहां लिख दें 5x जोड़ 3y जोड़ 6 बराबर 0। 10x जोड़ 6y जोड़ 12 बराबर। फिर हमारा A1 कितना है? 5 है, तो 5 बटे 10, 3 बटे 6, 6 बटे 12 कट जाएगा ना? अरे कटेगा ना? तो 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 के बराबर है 1 बटे। ओहो, तीनों क्या हो गया? तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर होता है तो कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। कितने हल? इसकी कोई सीमा ही नहीं। ग्राफ कैसा बनेगा? समबाहु। अगला बात, 5x जोड़ 3y जोड़ 6 बराबर 0। 10x जोड़ 6y जोड़ 7 बराबर 0। तो 5 बटे 10 बराबर 3 बटे 6 बराबर 6 बटे 7। काटेंगे, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 6 बटे 7। यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहले का दोनों बराबर हो, बाद का नहीं हो तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई हो।